हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो याद रखेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती है बायोलॉजी का सेशन, थर्सडे और फ्राइडे होता है फिजिक्स का सेशन और सैटरडे को हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री। कल मैंने कैप्लर्स के लॉ पढ़ाए थे तो फिजिक्स का सेशन था। आज सैटरडे तो आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री में आज क्या देखेंगे हम, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक और इंपॉर्टेंट मॉडल की बात करेंगे, मतलब रदरफोर्ड के मॉडल की बात करेंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे कि रदरफोर्ड का जो परमाणु की संरचना थी वो किस तरीके से थी, उस पर हमारी बात होगी। इसके अलावा दो चीज़ें मैंने आपको कल भी बताई थी कि अब से जो है आपको रोज़ाना सुबह 8 बजे मेरा एक साइंस का सेशन मिलेगा। इसके अलावा दिन के 3 बजे एक मेंस का सेशन होगा जिसमें मैं MPPSC का मेंस डील करूंगा। इसके अलावा आज ही आपको 2 बजे भी एक सेशन मिलेगा मेरा, जिसमें हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इसके अलावा आप लोगों की बहुत सारी डिमांड थी कि सर प्लेलिस्ट अलग से बना दीजिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बन गई है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो आपको इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि केमिस्ट्री में आपको 8 लेक्चर्स हो चुके हैं तो वहाँ पे 8 लेक्चर्स होंगे। फिजिक्स के 14 लेक्चर्स हैं, वहाँ पर मिल जाएंगे। बायोलॉजी के जो हैं लगभग 21 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दिन में 2 बजे मेरी क्लास जो होती है, तो ये ज्योग्राफी का जो सेशन है ये सैटरडे को मैं लेता हूँ, और साइंस एंड टेक के ऊपर जो सेशन होता है वो ट्यूसडे के दिन होता है। तो उन पर भी 7 लेक्चर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा कल से 3 बजे से मेरा एक मेंस का सेशन चालू हुआ है, तो MPPSC के एस्पिरेंट्स उस मेंस को देख सकते हैं। जैसे मैंने कल बुंदेला डायनेस्टी पढ़ाई थी, तो उस लेक्चर को आप विजिट कर लीजिएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस सेशन में जो है, सबसे पहले अगर कोई भी तरह के डाउट्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये मेरी मेल आईडी है, इस पर आप मेल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऊपर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे PDF में अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कल के कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आज का सेशन शुरू करते हैं। तो कल मैंने आपको कैप्लर्स के लॉ पढ़ाए थे, तो कैप्लर्स के लॉ के बाद मैं MCQ भी दिए थे। जैसे आज हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद भी आपको क्या करना होगा, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद आज के MCQ भी सॉल्व करने होंगे। तो लेक्चर देखेंगे तो आपको वो भी MCQ बनेंगे। तो पहले जो है कल के जो कैप्लर्स का लॉ पढ़ाया था उसके MCQ सॉल्व करते हैं। तो इन MCQ में मैंने क्या क्या दिया था, इनको देख लेते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन था, द कैप्लर्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज, कैप्लर का प्रथम नियम कहलाता है। कल बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स दिए थे, मोस्टली आंसर सबके सही हैं, एक आध किसी आंसर्स में दिक्कत है तो उसको सुधार लेंगे बस। तो कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ जो है, मैंने बताया था इसके 3 लॉ थे। पहला लॉ जो कहलाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहलाता है, कक्षाओं का नियम। फिर लॉ ऑफ इक्वल एरियाज है, तो लॉ ऑफ इक्वल एरियाज मतलब समान क्षेत्रफल का, और लॉ ऑफ पीरियड्स। ये 3 लॉ बताए थे। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ किसको बताता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स को। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। कक्षाओं का नियम जो है ये कैप्लर का प्रथम नियम है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, तो कैप्लर्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स आर ओवल इन शेप। और तो अब देखा जाए तो हिंदी वालों को तो आसानी से बन गया होगा, क्योंकि कैप्लर का पहला नियम ओवल भी अंडाकार होता है और इलिप्स भी अंडाकार होता है। तो ये जो है इलिप्स होगा इसका आंसर। हिंदी वाले तो बता ही पा रहे होंगे कि भाई यही बताया गया कैप्लर के थ्रू कि कोई भी प्लैनेट मूव कर रहा है सन के अराउंड, तो वो कैसे पाथ में मूव कर रहा है, एक इलिप्टिकल पाथ में, एक ओवल शेप में, एक अंडाकार जो है आकार में जा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ AU इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। एक खगोलीय इकाई AU जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, 1 AU इज इक्वल्स टू 150 मिलियन किलोमीटर होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो इतने किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये हम किसके बीच में मानते हैं, तो हमेशा हम जो मानते हैं वो सन और अर्थ के बीच में मानते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो हम किससे नापते हैं, AU से नापते हैं, खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन था कि कैप्लर सेकंड लॉ इज नोन एज। अभी मैंने शुरू में ही बताया कि सेकंड लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एरियाज या लॉ ऑफ इक्वल एरियाज।
क्षेत्रों का कानून, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर प्लैनेट पास में होता है तो प्लैनेट पास में होने पर तेजी से मूव करता है, अगर प्लैनेट दूर होता है तो स्लो मूव करता है। लेकिन इनके द्वारा जो बनाया जाता है एरिया, वो एरिया जो होता है ये जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, इन दोनों एरिया को हम बोल देते हैं, ये दोनों एरिया इक्वल होते हैं। मतलब ये दोनों एरिया 1 = 2 होगा। यहाँ पर जितना ये तेजी से बढ़ेगा, यहाँ पर स्लो बढ़ेगा, लेकिन ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमेशा बराबर रहता है। कल का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। तो क्षेत्रों का कानून हमने डिस्कस किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द फार्दर अवे अ प्लैनेट इज फ्रॉम द सन द डैश इट टेक्स टू ऑर्बिट द सन वंस। एक ग्रह सूर्य से जितना दूर होता है उसको एक बार सूर्य की परिक्रमा करने के लिए ले जाता है। मतलब कितना, जैसे कि अगर हम बात करें कोई सन के पास है तो उसका मूवमेंट फास्ट होता है, सन से दूर है तो स्लो है। तो यहां बोल रहे हैं द फार्दर अवे अ प्लैनेट इज फ्रॉम द सन। अगर सूर्य से बहुत दूर होगा तो उसको सन की ऑर्बिट करने में कितना समय लगेगा? लॉन्गर समय लगेगा, शॉर्टर लगेगा, दोनों लगेगा? तो लंबे समय लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप सन से दूर जाओगे तो ये जो स्पीड होती है स्लो हो जाती है, पास में होता है तो तेजी से जाता है। ये मैंने बताया था आपको। तो इसका आंसर जो हो जाएगा लॉन्गर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर का जो तृतीय नियम है, इसका इंग्लिश में ही आप देखेंगे, ये मैंने कल दिया था जो, तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, p² = a³ होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। तो ये पता चल गया आपको। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि भाई कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब किसी भी चीज की परमाणु संरचना कैसी होती है, इस पर हमारी बात होगी। तो देखा जाए तो भाई आज हम देख पा रहे हैं कि हर किसी चीज के पास न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ये सारी चीजें आज समझते हैं। लेकिन ये कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो अलग अलग लोगों ने परमाणु संरचना के बारे में हमको बताया है। तो उसी चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो है मैं आपको जॉन डेल्टन की थ्योरी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को बता चुका हूँ। सबसे पहला प्रयास डेल्टन ने किया, डेल्टन के बाद जे थॉमसन ने किया। थॉमसन मॉडल भी हमारा डिस्कस हो चुका है लास्ट लेक्चर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रदरफोर्ड का। देखा जाए तो जे थॉमसन का एक स्टूडेंट ही था, कौन? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने जो जे थॉमसन का मॉडल आया था उसके ऊपर ही आगे रिसर्च किया और आगे हमको बहुत सारी चीजें बताई। तो इन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। एक सोने की पतली सी परत ली थी, फॉइल ली थी, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई थी। अल्फा पार्टिकल्स उस पर गिराए थे और उसी मॉडल को आप रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। तो 1904 में थॉमसन का मॉडल आया और 1911 में इन्हीं के स्टूडेंट जो है रदरफोर्ड का एक नया मॉडल आया। और उसने जो है बहुत सारी चीजें बताई कि भाई बीचों बीच एक चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस को मतलब नाभिक कहा जाता है। तो ये नाभिक के बारे में हमको जो बताया वो इन्होंने बताया कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसके अराउंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो एक एक करके इसकी चीजें समझेंगे कि भाई रदरफोर्ड ने क्या क्या कहा है। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो था उसने बहुत सारी चीजें क्लियर करी कि भाई बीचों बीच क्या चीज पाई जाती है, इस पर हमारी आज बात होगी। तो न्यूक्लियस जिसको नाभिक कहा जाता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट्स में घूमते हैं, इनकी बात जो है किसने करी, तो रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो थॉमसन के हिसाब से जो था कि भाई जो भी एटम है उस एटम के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर, थॉमसन के हिसाब से यहाँ सारी चीजें पॉजिटिव भरी हुई हैं और बीचों बीच क्या है, एक नेगेटिव पदार्थ है, एक बीचों बीच नेगेटिव है और ये इसको बैलेंस करके रख रहा है। तो ये जो था ये थॉमसन का मॉडल था। लेकिन जब आपका रदरफोर्ड ने इस पर काम किया तो रदरफोर्ड ने ये बताया कि भाई जो भी आपका एटम होता है या परमाणु होता है उसके अंदर तो मोस्टली जगह कैसी होती है, खाली होती है, यहाँ पर स्पेस होता है और इसके बीचों बीच एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और इसमें जो है इसने क्या किया, न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बताया, क्योंकि इसने क्या किया था, इसमें अल्फा पार्टिकल्स को भेजा था और अल्फा कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल किसी एटम से निकले तो उसमें तो ज्यादा जगह कैसी थी, खाली थी, तो ये सीधे निकल गए।
ये सीधे बढ़ गए, लेकिन कुछ जो थे इससे टकराकर वापस आने लगे, कुछ एंगल से वो होने लगे। तो इनका कहना था कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव जो होता है, ऋणात्मक घनात्मक घनात्मक ही कैसा करेगा, तो वो कभी भी आप आकर्षित नहीं होगा, वहां पर विकर्षण होगा, वहां पर रिपल्शन होगा। इसके कारण इनको जो मॉडल मिला उसमें कुछ नए ऑब्जर्वेशंस आए जो थॉमसन साहब नहीं बता पाए थे। तो उसी को बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया एक रेडियो एक्टिव सोर्स, जिससे क्या निकाली, अल्फा पार्टिकल्स, और इस अल्फा पार्टिकल की जो रेस थी ये जो है इसके ऊपर एक गोल्ड फॉइल ली, और इस गोल्ड फॉइल से देखा तो अधिकतर जो रेखाएं थी, जो रेस थी वो बाहर जा रही थी, कुछ कुछ एंगल से डाइवर्ट हो जा रही थी, और कुछ जो है इनमें से 100 में से कोई एक जो है वो वापस आ रही थी। तो इससे जो है ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन किया गया कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स ट्रैवल थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो इन्होंने सबसे पहली चीज देखी कि जितनी भी इसमें किरणें जा रही है, अल्फा किरणें या अल्फा रेज, वो अनडिफ्लेक्टेड वे में सीधे आगे निकल जा रही है। तो इनका कहना था कि द एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, कि कोई भी जो परमाणु है उसके अंदर जो है खाली, मतलब उसका अधिकतर भाग कैसा है, खाली है, एम्प्टी स्पेस है। ये एक चीज हुई। इसके अलावा सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, मतलब जैसे कुछ जो किरणें थी कुछ कोण बनाकर क्या हो गई, विचलित हो गई एक जगह से। तो इसमें इन्होंने बताया कि इसके बीच में एक पार्टिकल है जिसको हम क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, और वो न्यूक्लियस कैसा होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि इनका नेचर भी कैसा है, इनका भी नेचर पॉजिटिव है। और अगर ये इससे दूर भाग रहे हैं तो इसके बीचों बीच भी कोई चीज पाई जा रही होगी जो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एज इज द अल्फा पार्टिकल, कि जो नाभिक है वो भी कैसा है, धनात्मक उसमें आवेश है, क्योंकि जो अल्फा है उनके पास भी धनात्मक है। इसके अलावा ओकेशनली ऑन अ अल्फा पार्टिकल ट्रैवल बैक्स फ्रॉम द फॉइल, और कुछ केसेस में इन्होंने देखा कि एक रेस एकदम वापस चलकर आ गई। तो इससे पता चला कि द न्यूक्लियस कैरीज मोस्ट ऑफ द एटम मास, और इससे यह भी पता चला कि जो नाभिक है वो किसी भी परमाणु का अधिकतर भार जो होता है वो कहां पे होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में। मतलब मोस्टली मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ये कौन क्लेम कर रहा है, ये रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया है, एक सोने की परत ली है, गोल्ड फॉइल लिए, उस पर एक्सपेरिमेंट किए, और ऐसे अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हुए। तो 3 तरह की चीजें निकल कर आई। उसने 3 चीजें यहां से नोटिस करी। सबसे पहली कि एटम का जो स्पेस है वो खाली है, क्योंकि बहुत सारी रेस सीधे सीधे निकल जा रही थी, कुछ एंगल से डाइवर्ट हो रही थी। तो उसका कहना था कि भाई बीचों बीच कोई पॉजिटिव पार्ट है, और कुछ उससे वापस टकरा के आ जा रही थी। तो उसका कहना था कि भाई जो परमाणु है उसका जो पूरा मास है वो एक ही जगह पे रहता है, जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये 3 चीजें निकल कर आई, किससे, रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हमने तो रदरफोर्ड का भी पढ़ा, और हमने जो है अभी बात किसकी कर ली, थॉमसन की भी कर ली थोड़ी देर पहले, मतलब थॉमसन का पिछले लेक्चर में बात की थी। तो थॉमसन और इन दोनों मॉडल में फर्क क्या आया, तो देखा जाए तो थॉमसन मॉडल जो था, थॉमसन मॉडल ने एग्जैक्ट पोजीशन जो थी, मतलब सटीक अवस्था किसकी नहीं बता पाया था, इलेक्ट्रॉन्स की। इसके अलावा उनका जो कहना था कि भाई जो भी परमाणु है उसका अधिकतर भाग जो है पॉजिटिव और नेगेटिव से भरा हुआ होता है, तब जाकर वो बैलेंस होता है। तो यहां पर हम दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अंतर लिखा है कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन अ पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड मटेरियल विच इज स्फेरिकल इन शेप। इसको समझिए, मतलब इसको हिंदी में पूछा जाए आपसे तो ये बोला जा रहा है कि जितना भी एटम है उस एटम में भरपूर मात्रा में पॉजिटिव 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 और कुछ नेगेटिव मिलता है, जो हमने पढ़ा भी था, पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, रेसिन पुडिंग मॉडल। तो उनका कहना था एटम तो भरपूर भरा हुआ है, उसमें सब चीजें एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब उसमें लगी हुई है, अंदर जुड़ी हुई है, इन अ पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड मटेरियल विच इज स्फेरिकल इन शेप। और वो कैसा है,
स्फेरिकल इन शेप है। लेकिन जब थॉमसन साहब ने इस चीज को स्टडी किया तो उनका ऑब्जर्वेशन कुछ और निकला। रदरफोर्ड मॉडल of an atom describe that an atom is composed of atomic nucleus and electrons surrounding the nucleus। तो जब इनका मॉडल आया तो इनका कहना है कि भाई बीचों बीच तो पॉजिटिव चीज है और इसके बाहर जो है क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो अंदर का स्पेस है वो कैसा है, एम्प्टी है। तो यहां से हमको दो अलग अलग चीजें मिली। इनका मॉडल भरपूर भरा, इनका मॉडल जो है वो बीचों बीच खाली और इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास घूम रहा है। इसके अलावा डज नॉट गिव एनी डिटेल अबाउट एटॉमिक न्यूक्लियस। अब हम थॉमसन की बात करें तो थॉमसन से हमें न्यूक्लियस के बारे में, मतलब नाभिक के बारे में क्या कुछ पता चलता है, तो नहीं पता चलता है। लेकिन रदरफोर्ड ने मेनली किस पर फोकस किया, एक्सप्लेन्स अबाउट द एटॉमिक न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में ही तो बताया कि भाई ये जो न्यूक्लियस है इसी के अंदर सारी चीजें भरी हुई है। तो एक चीज तो हमें यहां से ये पता चली। इसके अलावा अगला अगर हम ऑब्जर्वेशंस देखते हैं तो स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन अ सॉलिड मटेरियल। अब इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे हैं, एक सॉलिड मटेरियल में भरे हुए हैं। लेकिन इनका क्या कहना है, स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड अराउंड अ सेंट्रल सॉलिड मटेरियल, कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके बाहर की तरफ है, एक सॉलिड मटेरियल में इस तरीके से अटैच्ड है। ये बात की गई थी, इलेक्ट्रॉन्स वाली बात तो वही है। फिर इंडिकेट दैट एटम इज स्पेरिकल स्ट्रक्चर। इसने बता दिया कि ये जो एटम होता है वो हमेशा स्पेरिकल होता है, एक गोलाकार जो होता है या आयताकार जो होता है वो ऐसा होता है, एक आयत के आकार का होता है, आयताकार होता है। लेकिन इनका कहना था इंडिकेट्स दैट एन एटम हैज अ सेंट्रल सॉलिड कोर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। इनका कहना है कि भाई बीचों बीच जो है इसके कुछ पॉजिटिव मटेरियल है और उसके आसपास जो है ये इलेक्ट्रॉन्स सराउंड करते हैं। तो ये सारी चीजें कहां से निकल कर आई, रदरफोर्ड मॉडल से निकल कर आई, और इस तरीके से आप दोनों में अंतर बता सकते हैं। तो देखा जाए तो यहां से कुछ ना कुछ तो कमियां निकल कर आई होंगी, तो इनके ड्रॉबैक्स को भी हम डिस्कस करेंगे और इससे क्या हम ऑब्जर्वेशंस लेकर आए हैं उस पर भी हमारी बात होगी। तो एक एक करके इस पर बात करते हैं हम, तो आ जाएगा आपको समझने। तो देखते हैं कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो किस पे बेस्ड है, क्या क्या बातें करता है और किस तरीके से हमको समझना है। तो रदरफोर्ड अ स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन। ये ध्यान रखिए कि रदरफोर्ड जो थे वो किसके स्टूडेंट थे, जे थॉमसन के ही थे, और जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उस पर ये काम कर रहे हैं। और मॉडिफाइड द एटॉमिक स्ट्रक्चर विद द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड न्यूक्लियस। इन्होंने क्या खोज दिया है, तो न्यूक्लियस खोज दिया है, ये सबसे मेजर चीज है। तो जे थॉमसन एक छात्र थे, जे थॉमसन के एक छात्र कौन है, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब नाभिक, नाभिक नामक एक अन्य उप परमाणु कण की खोज के साथ परमाणु संरचना को संशोधित किया। जो किसने दी थी, पहले जे थॉमसन साहब ने दी थी। उनका परमाणु मॉडल अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग पर आधारित था, जो अल्फा रेस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उस पर आधारित था। तो यहां से हमको दो चीजें पता चल गई, तो आपको लिखने के लिए भी हो जाएगा नोट्स के हिसाब से। इसके बाद अगर हम बात करें तो अल्फा रेस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, तो देखिए यहां क्या किया गया, वेरी थिन गोल्ड फॉइल ऑफ 1000 एटम थिक इज टेकन। एक एटम का जो साइज होता है ऐसे 1000 एटम को मिलाकर इतनी बड़ी फॉइल बनाई गई, मतलब 1000 परमाणुओं की मोटी एक बहुत पतली सोने की पन्नी ली जाती है या फिर फॉइल ली जाती है। फिर क्या करते हैं, अल्फा रेज डबली चार्ज हीलियम, इसमें हीलियम का प्रयोग किया गया है जो अल्फा पार्टिकल्स जैसा काम करिए, वेयर मेड टू बम्बार्ड द गोल्ड फॉइल। तो यहां क्या किया जा रहा है, इसमें देखिए सोने की पन्नी पर बमबारी करने के लिए अल्फा किरणें 2 गुना आवेशित हीलियम से बनाई गई थी, हीलियम का प्रयोग किया गया था। तीसरी चीज क्या कहा जा रहा है, ZNS स्क्रीन इज प्लेस्ड बिहाइंड द गोल्ड फॉइल। अब जो गोल्ड फॉइल ली थी, अभी आपको मैंने दिखाया भी था, उसके पीछे क्या किया गया था, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई गई थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई थी कि भाई इससे निकलने के बाद जो बाहर चीजें जा रही है उनको ऑब्जर्व किया जा सके। देख लीजिए इसको, ये जो है इस पर जो ये फॉइल लगाई गई है ये ZNS की लगाई गई है, जिंक सल्फाइड की लगाई गई है। तो तीसरी चीज हमें ये पता चल रही है कि इसमें क्या है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को सोने की पन्नी के पीछे रखा गया था ताकि देखा जा सके कितनी किरणें इससे बाहर निकल कर आ गई, कुछ डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ वापस आ गई, तो उसके लिए किया गया था। दूसरी अगर हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन क्या निकला, तो मोस्ट ऑफ द रे जस्ट वेंट थ्रू द गोल्ड फॉइल मेकिंग
स्किंटिलेशन ब्राइट स्पॉट्स इन दी ZN स्क्रीन। अधिकतर किरणें निकलकर कहां पहुंच गई? ZN स्क्रीन के पास। अधिकांश किरणें ZN स्क्रीन में सोने की पन्नी से जगमगाती धब्बे बनाती हैं, वहां पहुंच जाती हैं और उस पर एक स्पॉट्स बनाने लगती हैं। दूसरा है अ फ्यू रेज गॉट रिफ्लेक्टेड आफ्टर हिटिंग द गोल्ड फाइल। सोने की पन्नी से टकराने के बाद कुछ किरणें परिवर्तित हुई। इसके अलावा 1 in 1000 रेज, मतलब 1000 किरणों में से एक किरण, सोने की पन्नी से टकराने के बाद 1000 में से एक किरण 180 डिग्री के कोण से परिवर्तित हो जाती है, तो 180 डिग्री वापस वहीं पर आ जाती है। तो 1000 रेज गॉट रिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल 180 रिट्रैक्टेड आफ्टर दी हिटिंग द गोल्ड फॉइल, तो टकराने के बाद वापस यहीं आ जा रही है। तो इससे पता चल गया कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। तो इसी पर हमने कंक्लूजन लिया कि सिंस मोस्ट रेज पास थ्रू द रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। जो शुरुआत में मैंने डायग्राम बताया था उसके बाद यही नोट्स के फॉर्मेट में दिया है। कई बच्चों की डिमांड थी कि सर इंग्लिश हिंदी में हमें नोट्स बनाने होते हैं, तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे नोट्स दिए हुए हैं, तो आप लिख सकते हैं। समझाने के लिए तो मैं समझा देता हूँ, इसलिए मैं एक एक पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको। चूंकि अधिकांश किरणें गुजरती हैं और रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर का अधिकांश स्थान कैसा है? खाली है, तो ये चीज पता चल गई। इसके अलावा फ्यू रेज गेट रिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ द पॉजिटिव विथ सम अदर पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम। और कुछ जो थी परमाणु के अंदर किसी अन्य धनात्मक आवेश के साथ, इसके धनात्मक प्रतिकर्षण के साथ कुछ किरणें परिवर्तित हो गई। तो ये जो है हमने किसका प्रयोग किया है? इसमें अल्फा रे प्रकीर्णन प्रयोग किया गया है, तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ये। तो ये चीज आपको समझने आई। अब देखा जाए तो इस मॉडल के भी क्या कुछ कमियां थी? तो बिल्कुल थी। अब वो समझ लेते हैं कि इससे क्या जो है हमें कमियां निकल कर आई। तो ये जो है हमने मोस्टली तो एक्सपेरिमेंट की बात कर ली है, तो इसकी थोड़ी सी हम जो है ड्रॉबैक्स की भी बात करेंगे। क्यों करेंगे ड्रॉबैक्स की बात? उसका भी कुछ कारण है। तो पहले एक लास्ट कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं। सिंस मोस्ट रेज पास थ्रू द रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। एक तो पता चल गया कि भाई इसका जो अधिकतर स्पेस है वो कैसा है? खाली है। एंड फ्यू रेज गेट रिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ पॉजिटिव। तो परमाणु के केंद्र में बहुत मजबूत धनात्मक आवेश के कारण जो 1000वीं किरणें दृढ़ता से विपेक्षित हो गई, उन्होंने इस मजबूत सकारात्मक चार्ज को नाभिक कहा है। तो ये एक जो चीज मिलती है इसी को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कह दिया जाता है, जो मैंने आपको बता ही दिया है। और उन्होंने परमाणु का अधिकांश आवेश और द्रव्यमान नाभिक में रहता है, ये भी कंक्लूड किया है। अब देखिए यहां से जो है चीज निकल कर आई कि भाई इस तरह का कुछ पार्टिकल है जिसको हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, इसी को हम नाभिक कह रहे हैं। यही तो निकल कर आया रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। और इसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे इस तरह से घूमता रहता है। देखिए कि इसके आसपास जो है ये देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके आसपास घूमते रहते हैं। तो इनसे कुछ चीजें हमको पता चली हैं, तो देख लेते हैं। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन रदरफोर्ड प्रपोज्ड हिज ओन स्ट्रक्चर विच इज एज फॉलो। तो इनका कहना था न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम वेयर मोस्ट ऑफ द चार्ज एंड मास आर कंसंट्रेटेड। न्यूक्लियस के लिए कह रहे हैं कि न्यूक्लियस में क्या है? सारा मास और चार्ज क्या है? इसमें कंसंट्रेटेड है। पूरा मास और आवेश उसी के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर इज स्फेरिकल। इनका कहना है कि जो परमाणु संरचना है वो आयताकार है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। और इसके आसपास जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन वो कैसे? सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। सिमिलर द वे प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन। जैसे कि प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। हिंदी में बात कर लेते हैं तो उपरोक्त टिप्पणियों निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपनी खुद की परमाणु संरचना का प्रस्ताव रखा, जो इस प्रकार है। नाभिक एक परमाणु के केंद्र में होता है जहां अधिकांश आवेश और द्रव्यमान केंद्रित होते हैं। परमाणु संरचना गोलाकार होती है। जिस प्रकार ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये सारी बात किसने कही? रदरफोर्ड साहब ने कही। लेकिन इससे भी कुछ जो है कंफ्यूजन निकला कि ये पूछा गया कि भाई बीच में तो न्यूक्लियस है लेकिन इसके बाहर जो कक्षाएं हैं इनमें कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? और ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे होंगे तो कोई ना कोई ऊर्जा तो खर्च करेंगे, और जब ये उनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो ये नीचे गिरकर
इस पर आ जाने चाहिए। मतलब ये जब इनके ऊपर जो चार्ज है, जब तक कोई चीज में चार्ज है, जब चार्ज डिस्चार्ज हुआ तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो गिर कर किस में गिर जाने चाहिए, उसके नाभिक में गिर जाने चाहिए, न्यूक्लियस में गिर जाने चाहिए। तो अगर वो नीचे गिर जाते होंगे तो कैसे कोई परमाणु स्टेबल रह पाता होगा, स्थिर अवस्था में रह पाता होगा? तो इसका आंसर जब रदरफोर्ड साहब से पूछा गया तो वो इसका आंसर नहीं दे पाए। तो ये लिमिटेशंस थी किसकी? आपकी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स की। तो लिमिटेशंस की भी बात कर लेते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन्स हैव रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस दे विल स्पेंड एनर्जी एंड दैट टू अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब इनका कहना है कि भाई बीचों बीच तो पॉजिटिव है और इसके बाहर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इसको खींचता भी होगा, तब भी ये घूम रहा है, तो इसको कोई ना कोई ऊर्जा तो लग रही होगी, कोई ना कोई एनर्जी लग रही होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एंड और फिर क्या कहा जा रहा है? अ लॉट ऑफ एनर्जी विल बी स्पेंड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड इवेंचुअली दे विल लूज ऑल देयर एनर्जी एंड विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, सो द स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज नॉट एक्सप्लेन। जिससे हमको किसी भी तरह से नहीं पता चल रहा है कि कैसे कोई एटम जो है किस स्थिर अवस्था में है। तो इनका जो हिंदी में बात करें, यदि इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की चारों ओर घूमना पड़ता है तो वे ऊर्जा खर्च करेंगे, और वो भी नाभिक से मजबूत आकर्षण बल के खिलाफ। इलेक्ट्रॉनों द्वारा बहुत सारी ऊर्जा खर्च की जाएगी, अंततः वे अपनी सारी ऊर्जा खो देंगे और गिर जाएंगे नाभिक। इसलिए परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं की जाती। तो इस चीज का आंसर कौन नहीं दे पा रहा था? रदरफोर्ड नहीं दे पा रहे थे। तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, मास के बारे में बताया, कंसंट्रेटेड के बारे में बताया कि मोस्टली स्पेस खाली है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये कैसे स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी का, कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, इसके बारे में भी नहीं बता पाए। तो इसके लिए जो है आगे चलकर हम जो है पढ़ते हैं किसका मॉडल? नील बोर्स का मॉडल। तो शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था, देख लेते हैं। तो ये वाला जो मॉडल है आपका, इस मॉडल में अगर हम बात करेंगे तो ये मॉडल क्या था? सबसे पहले डेल्टन का मॉडल आया, फिर थॉमसन का आया, फिर रदरफोर्ड का आया, फिर 1913 में नील्स बोर और फिर श्रोडिंगर। तो इस तरीके से हमको अलग अलग चीजें पता चलती हैं इनसे। तो यहाँ पर हमने इनके लिमिटेशंस की भी बात कर ली, इनकी थ्योरी की भी बात कर ली। तो रदरफोर्ड जो मॉडल है फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या नहीं बता पा रहा है ये? तो ये स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पा रहा है, स्थिरता के बारे में नहीं बता पा रहा है। और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स द इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विल गेट कंटिन्यूअसली एक्सलेटेड एंड अ चार्ज पार्टिकल लाइक, जब एक्सलेटेड होगा, जो हमने पहली बात करी कि वो ऊर्जा जब खत्म हो जाएगी तो वो गिर जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी पर बात नहीं था। बट एटम्स डू नॉट फॉलो द बिहेवियर एंड दस रदरफोर्ड अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो बात केवल हो रही है स्टेबिलिटी की, तो रदरफोर्ड नहीं समझा पा रहे हैं स्टेबिलिटी के बारे में। तो यहां पर भी जो बात करी वो स्टेबिलिटी की बात करी, यहां पर भी हम बात करें स्टेबिलिटी सेज नथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। और दूसरी बात जो मैंने बोली कि ये नहीं बता पा रहे थे कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कहां पर रहेंगे, कितनी कक्षाएं रहेंगी, ये सारी चीजें बताने के लिए नील्स बोर का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। जैसे आज अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्लोरीन का स्ट्रक्चर बताओ, तो क्लोरीन में आप बताते हैं कि पहले ऑर्बिट में 2 होते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 होते हैं, सॉरी क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर आखिरी में 7 होते हैं। तो ये आप कैसे कह पाते हैं कि 2, 8, 7 अलग अलग ऑर्बिट्स में है? क्योंकि हम आज जो पढ़ रहे हैं हम सारे मॉडल्स के बाद कंक्लूजन को पढ़ रहे हैं। तो रदरफोर्ड ये बताने में असक्षम थे, तो इसलिए एक लिमिटेशन इनका भी था कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कितनी कक्षा में, ये नहीं बता पाए थे। तो ये मॉडल था आपका रदरफोर्ड का। तो आज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनके आंसर्स जल्दी से आपको करना है। द पार्टिकल्स विच वर डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वर हिट अपॉन बाय। रदरफोर्ड प्रयोग में जिन कणों को पीछे की ओर विक्षेपित किया गया उन पर किसके द्वारा प्रहार किया गया था? प्रोटॉन, नाभिक, इलेक्ट्रॉन या खाली जगह? ये आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द होल एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल या नन ऑफ द अबव। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार संपूर्ण परमाणु कैसा है? सकारात्मक जो है चार्ज रखता है, नकारात्मक आवेशित होता है, तटस्थ होता है, या इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, रदरफोर्ड इन हिज एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से किसके व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सके? क्या वो इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता सके, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बता सके, प्रोटॉन के बारे में या न्यूट्रॉनों के बारे में? इनमें से किसके बारे में नहीं बताया, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द अल्फा पार्टिकल्स वेयर स्ट्रोक्ड ऑन। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कणों को स्ट्रोक किया गया था किस पे? सोने पे, चांदी पे, टाइटेनियम पे या एल्यूमिनियम पे? गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम।
इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम द इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इन, परमाणु की संरचना के अनुसार इलेक्ट्रॉन को गिरना चाहिए नाभिक, सीप, बाहरी वातावरण, अंतरिक्ष में, न्यूक्लियस, शेल, आउटर एनवायरनमेंट या स्पेस, जो अभी हमने बात की थी। तो इसके आंसर्स की कोशिश करेंगे सभी लोग, नहीं बनेंगे तो अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। तो होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा कोई भी डाउट्स हैं मुझे आप पर्सनली मेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे जोड़ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF M27 श्रीवास्तव, ये जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप इस चीज़ को अपलोड कर सकते हैं। तो होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझने आई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।